हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग बेटा? आई होप अच्छे होंगे। माई सेल्फ आशीष डडवाल, वेलकम टू एडुकेस एजुकेशन। अगेन मैं आपके सामने लेके आया हूं नेक्स्ट पार्ट मेरी सीरीज का, जहां पे मैं आपको नीट के एक्सपेक्टेड जोलॉजी के 100 क्वेश्चंस दूंगा। अभी तक मैंने आपको 50 क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा दिए हैं। आई होप आप उसको प्रॉपरली कर रहे हो घर पे। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे, नेक्स्ट एरिया पे। रिमेनिंग 25 क्वेश्चंस जो आगे वाले हैं सीरीज के, उसको कोशिश करते हैं आज हम कंप्लीट करेंगे। तो ये है मेरी सीरीज का पार्ट थर्ड। शुरुआत करते हैं बेटा फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हो ना बेटा? आई होप कर रहे होंगे। तो पहला क्वेश्चन ही हमने बायोमोलिक्यूल से उठाया है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा ये। कई बच्चे गलत करते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्लिसरॉल। अब ग्लिसरॉल क्या होता है? अल्कोहल। ग्लिसरॉल आपको पता होगा, जब आप फैट्स को तोड़ते हो, फैट्स एस्टेरिफिकेशन से बनते हैं, ईस्टर से बनते हैं। दो पार्ट होते हैं फैट्स के, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। एसिड और अल्कोहल का जब कॉम्बिनेशन होता है तो एस्टर बनता है। तो फैट एस्टेरिफिकेशन से बनते हैं, तो वन इज फैटी एसिड और अदर वन इज ग्लिसरॉल। तो बस वो ग्लिसरॉल के बारे में ही पूछ रहा है बेटा। इट इज अ फैटी एसिड दैट हैज कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच्ड टू अ मिथाइल ग्रुप। नॉट एट ऑल, ग्लिसरॉल इज नॉट अ फैटी एसिड। नेक्स्ट, इट इज एन ईस्टर ऑफ 3 फैटी एसिड एंड अल्कोहल। ये मेरे को कहीं ना कहीं ट्राइग्लिसराइड लग रहा है। ओके, वहां पे ये आता होगा। नेक्स्ट, मतलब फैट की बात करें, इट इज अ सिंपल लिपिड कॉल्ड ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। कहीं ना कहीं ये पॉइंट इसका करेक्ट लग रहा है। ये लिपिड का एक पार्ट है जो ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन से ही बनता है। ट्राई हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सिल ग्रुप और प्रोपेन, ठीक है ना, इसलिए इसको ग्लिसरॉल बोलते हैं। इसका बेसिक स्ट्रक्चर भी ऐसा होता है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बेटा? इसका आएगा थर्ड। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। सेलेक्ट द बायोमोलिक्यूल इन विच फॉस्फेट ग्रुप इज एस्टेरिफाइड टू द शुगर। अब यहां पे फॉस्फेट ग्रुप शुगर से अटैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। साइटिडीन आप जानते हैं नाइट्रोजनस बेस है। लेसिथिन, ठीक है, लेसिथिन आपके सर्फेक्टेंट की तरह बिहेव करता है, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है ये। फॉस्फोलिपिड सेकेंडरी मेटाबोलाइट में भी आता है ये। प्राइमरी फॉस्फोलिपिड जो होता है आपकी सेल मेम्ब्रेन का इंग्रेडिएंट है। एडीपी, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, ये एक न्यूक्लियोटाइड है बेटा, अगर आपको पता हो तो। एटीपी इज ए न्यूक्लियोटाइड, जहां पे बीच में राइबोज शुगर होती है और उसमें फर्स्ट कार्बन से फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। तो जरा ऑप्शन देखें ऊपर, बायोमोलिक्यूल विच इन विच फॉस्फेट ग्रुप इज एस्टेरिफाइड टू शुगर। तो फॉस्फेट ग्रुप शुगर से अटैच है। शुगर कौन सी? राइबोज शुगर। तो कहीं ना कहीं ये बता रहा है एडेनोसिन। तो एडेनोसिन अगर आप जानते हो, यहाँ पे ए आएगा, फिर उससे 3 फॉस्फेट के ग्रुप अटैच होते हैं। यहाँ पे डीबी की बात हो रही है, बट यहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल कहीं ना कहीं फॉस्फेट ग्रुप से अटैच हो रहा है। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा फोर्थ। बड़ा ही कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, बट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, बात करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। मैच द कॉलम। अगेन मैच द कॉलम आया, इसको हम इजीली कर सकते हैं बेटा। ये भी बायोमोलिक्यूल से रिलेटेड ही है, मैच द कॉलम। ठीक है ना, बायोमोलिक्यूल एक कह सकते हैं कई बच्चों को बहुत वीक होता है, तो इसको हम अगेन इजी पार्ट से करने की कोशिश करते हैं। थाइमीन क्या होता है? थाइमीन डीएनए के अंदर होता है, वो एक नाइट्रोजनस बेस है। ए का फर्स्ट। तो अगर आप ऑप्शंस देख रहे हो नीचे की तरफ, तो ए का फर्स्ट यहां पे आ रहा है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? 4 होगा। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि बाकी ऑप्शन आप नहीं पढ़ो। अभी के लिए एग्जाम में तो आपने इंस्टेंट करना है। अभी आप बाकी ऑप्शंस को देखो, स्टडी करो और समझो ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है बेटा, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। 54 की बात करेंगे। 54 ये अगेन एक हेल्थ एंड डिजीज से उठाया हुआ क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो। यहां पे एंटीजन जो होता है, एंटीबॉडी जो होती है, एंटीबॉडी और एंटीजन का कॉम्बिनेशन आप जानते हो ना, ये एंटीबॉडी का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, वाई शेप्ड। अगर आप देखो तो ये आईजीजी, इम्यूनोग्लोबुलिन गामा जो है ना, उसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है ये, जिसमें 2 हैवी चेन होती हैं, 2 लाइट चेन होती हैं, बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं। ये एक वेरिएबल रीजन होता है, यहां पे आपका एंटीजन अटैच होता है। ये एक कांस्टेंट रीजन होता है, ठीक है, जिसको आप बेसिकली फ्रीज भी कर सकते हो। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग जा रहा है।
ए पॉइंट कहां पे आ रहा है बेटा, ए पॉइंट ये रहा, देखिए क्या लिखा हुआ है एंटीजन बाइंडिंग साइट, बिल्कुल सही, ए पॉइंट पे एंटीजन बाइंड करता है। बी पॉइंट कहां है, ये वेरिएबल रीजन, या बी पॉइंट इज अवेलेबल इन वेरिएबल रीजन। सी पॉइंट क्या है, कांस्टेंट रीजन, यस सी पॉइंट कांस्टेंट रीजन में है। डी पॉइंट क्या है, लाइट पॉलीपेप्टाइड चेन, डी यस ये लाइट पॉलीपेप्टाइड चेन है और ये हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसको हम H2L2 भी कह देते हैं बेटा, दो हैवी और दो लाइट चेन। ई हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन, ई हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन है। और एफ क्या है, डाइसल्फाइड बॉन्ड, बिल्कुल डाइसल्फाइड बॉन्ड बन रहा है, तो पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट है। बट अगेन अगर आपको स्ट्रक्चर आता है, लेबलिंग आती है, तभी करोगे ना आप, तो ध्यान रखना बेटा, जितने भी क्वेश्चन करने हैं 11th 12th की एनसीईआरटी में डायग्राम्स जरूर बनाना, जरूर, ठीक है, जितने बनते हैं विद लेबलिंग, क्योंकि ये बच्चा नहीं करता है सुस्ती के मारे, बस आंखों से देखता रहता है, उस वजह से उसका गलत होता है, तो मैं नहीं चाहूंगा आपका नुकसान हो बेटा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ देखते हैं। 55 क्या है, द गिवन डायग्राम, अगेन इवोल्यूशन का यूरे और मिलर का एक्सपेरिमेंट आया है, ठीक है ना, गुरु चेले का एक्सपेरिमेंट था ये, जिसने ये कहीं ना कहीं प्रूव किया था ओपेरेन एंड हेल्डेन की हाइपोथेसिस को कि जो लाइफ ओरिजिनेट हुई है वो केमिकल रिएक्शन से हुई है। तो इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में अर्थ के प्रिमिटिव कंडीशन को मिमिक करने की कोशिश की थी। टंगस्टन फिलामेंट लिए थे, 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर जनरेट किया, प्रीवियस एटमॉस्फेयर वाली एयर ली और वाटर वेपर्स को पास करवाया और कंडेंस करके जब देखा तो उसमें उनको ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल दिखे, शुगर दिखाई दी, अमाइनो एसिड दिखाई दिए, जो क्लियरली इंडिकेट कर रहे थे कि इस तरीके से ही लिविंग बायोमोलिक्यूल अर्थ में आया होगा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वो लेबलिंग दे रखी है और आपको देखना है, आपको बताना है इसमें इनकरेक्ट कौन सा कॉम्बिनेशन है। ए इलेक्ट्रोड्स को बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है। बी जो है मिक्सचर ऑफ गैसेस है, उसके इंग्रेडिएंट दे रखे हैं, अमोनिया है, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है एंड CH3। बेटा CH3 नहीं होता, CH4 होता है, मीथेन होता है यहाँ पे, मीथेन। तो यही स्टेटमेंट मेरे को लगता है गलत है। बाकी जो है डी यू ट्रैप है, ये यहाँ पे आपने पार्टिकल्स अमाइनो एसिड एक्यूमुलेट करे ठंडे करने के बाद, सी कंडेंसर ही है, तो ये बाकी लेबलिंग सही है, मेरे को इसी पॉइंट पे गलत था, तो इसका आंसर क्या आएगा, सेकंड आएगा। तो 55 का आंसर क्या है, सेकंड है। आगे चलते हैं बेटा, 56 की बात कर लेते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मैं इसमें पहले ही बता देता हूं, इसमें मिस्टेक है, इसमें क्वेश्चन में मिस्टेक क्या है, देखिए आप, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ पे बेसिकली बोथ 1 एंड 2 आएगा, नहीं तो ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा। ये आपका पेशेंस चेक करता है क्वेश्चन, इसीलिए मैंने आपको प्लेस किया है। अमोनिया बोनी फिशेज में होता है, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस में होता है, अमोनिया एम्फीबियंस में नहीं होता है, टेरेस्ट्रियल में नहीं होता बेटा। टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन यूरियोटेलिक होते हैं, यूरिया रिलीज करते हैं, एक्वेटिक करते होंगे बेटा, टेरेस्ट्रियल नहीं करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है, इनकरेक्ट ही बताना है आपने, ठीक है ना। यूरिया मराइन फिशेज से रिलीज होता है, यूरिया नहीं, मराइन फिशेज अमोनोटेलिक होते हैं बेटा, अमोनोटेलिक, ठीक है, ये भी रॉन्ग है। यूरिक एसिड लैंडस्नेस, ये बिल्कुल करेक्ट है। या तो यहाँ पे सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट कर दें हम, तो इसका आंसर आएगा ये। अगर इनकरेक्ट की बात करोगे तो बोथ 1 and 2 आएगा। तो मैंने दोनों पॉसिबिलिटीज आपको बता दी है। इनफैक्ट इस क्वेश्चन से हमने 2 क्वेश्चन कर लिए, करेक्ट वाला भी और इनकरेक्ट वाला भी, ठीक है बेटा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 के तरफ। 57 देखते हैं, सिंस डीएनए हैज अ डैश चार्ज, अरे यार ये क्वेश्चन तो आसान है, डीएनए में नेगेटिव चार्ज होता है, लो आपका क्वेश्चन तो यहाँ पे ही हो गया। ओवरऑल डीएनए में नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरह मूव करेगा ड्यूरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसमें फिर हम डीएनए को साइज के अकॉर्डिंग अलग करेंगे। ओके, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 के तरफ। 58, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट वन। अब यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट के लिए आपको कॉमन सेंस होनी चाहिए। देखते हैं क्या स्टेटमेंट है 51 में। Each half of pectoral girdle consists of clavicle and scapula. Yes, 2 clavicle 2 scapula होते हैं। clavicle ये वाली बोन होती है जिसको हम विश बोन भी कहते हैं, ब्यूटी बोन भी कहते हैं, और scapula पीछे की तरफ एक ट्रायंगुलर ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये आपका clavicle होता है, और दिस वन इज योर scapula। यहाँ पे रिज निकला होता है, यहाँ पे कैविटी होती है, इसको ग्लिनॉइड कैविटी कहते हैं। तो इसी के बारे में बताया हुआ है। स्कैपुला, ये राइट है स्टेटमेंट, हमने रॉन्ग निकाल दिया। ओके, scapula is a large triangular flat bone situated in the dorsal part of the thorax between the second and seventh ribs। ये पूरा एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है और ये बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे कितना डेटा दे रखा है बेटा, अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है ना।
नेक्स्ट देखिए, द डॉर्सल फ्लैट ट्रायंगुलर बॉडी ऑफ स्टेपुला हैज ए स्लाइटली एलिवेटेड रिज कॉल्ड एज स्पाइन व्हिच प्रोजेक्ट्स एज ए फ्लैट एक्सपेंडेड प्रोसेस कॉल्ड एज एक्रोमियन। भाई साहब ये भी बिल्कुल सही है, पूरी एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, ध्यान से पढ़ोगे तो कर पाओगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन देखते हैं, अगर ये तीन करेक्ट लग रहे हैं, मैं तो अभी डाउट में हूं कि ये करेक्ट है कि नहीं है, कई बार इतना याद नहीं रहता है हमको, तो जरा फोर्थ ऑप्शन पढ़ते हैं हम, छोड़ रहे नहीं क्वेश्चन, हमने करना है। बिलो द एसिटाबुलम इज अ डिप्रेशन कॉल्ड एज ग्लिनर्ड कैविटी। देखिए ग्लिनर्ड कैविटी तो पेक्टोरल गर्डल में ही होती है, और एसिटाबुलम नहीं होता, वो पेल्विक गर्डल में होता है बेटा। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये रॉन्ग है। इसका मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या आएगा, फोर्थ ही राइट आएगा, बाकी स्टेटमेंट वैसे ही राइट है। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं बेटा। इन जेनेटिक इंजीनियरिंग द एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में एंटीबायोटिक क्यों यूज होती है। अब ये आसान क्वेश्चन दिख रहा है, पर ये में भी कंफ्यूजन है, कैसे मैं समझाता हूं आपको। अगर उन्होंने जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करी है बेटा, तो उसमें आंसर आएगा सेलेक्टेबल मार्कर, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को यूज किया जाता है एज ए सेलेक्टेबल मार्कर टू आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, उसके बाद रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट। ओके, तो बिल्कुल सही, इसका आंसर वैसे फर्स्ट आएगा। बट जेनेटिक इंजीनियरिंग में अगर आप बात कर दो बायोरिएक्टर्स की, कि बायोरिएक्टर्स में हम एंटीबायोटिक के यूज कर रहे हैं, जो देखा जाए तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस का पार्ट है। तो अगर बायोरिएक्टर्स वर्ड कहीं मेंशन कर दिया तो और द ऑप्शन सेम है, देन द आंसर इज फोर्थ, टू कीप द कल्चर अवे फ्रॉम द इंफेक्शन। तो याद रखना क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, सेम ऑप्शन दो डिफरेंट क्वेश्चन में रिलाई कर सकते हैं एंड द आंसर विल बिकम डिफरेंट। तो रटना नहीं है, अंडरस्टैंड करना है। हम रट के क्रैम करके कहीं ना कहीं चीजों को गलत कर जाते हैं। ठीक है बेटा, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। 60, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, ओके, टू स्टेटमेंट्स है A and B, choose the correct answer। करेक्ट देखते हैं, स्टेटमेंट वन, द एसिड इनसॉल्युबल पूल रिप्रेजेंट्स रफली द साइटोप्लाज्मिक, सॉरी एसिड सॉल्युबल पूल, रफली द साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन। एसिड सॉल्युबल में आपको क्या मिलेंगे, माइक्रोमोलिक्यूल्स। एसिड इनसॉल्युबल में आपको क्या मिलेंगे, मैक्रोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल का पार्ट है ये। ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में हम सेल के एक्सट्रैक्ट को मिक्स करते हैं और उसको हम एक पेपर से पास करते हैं और फिर देखते हैं भाई कि अगर जो पास हो गया वो एसिड सॉल्युबल, जो ऊपर रह गया वो एसिड इनसॉल्युबल, उसके अकॉर्डिंग हम मैक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल निकालते हैं। तो पहला ऑप्शन जो है, क्या एसिड सॉल्युबल पूल में साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन होगा, बिल्कुल होगा। रफली बोला ना, एक्यूरेट नहीं बोला है, इट्स राइट, दिस स्टेटमेंट इज राइट। सेकंड, द मैक्रोमोलिक्यूल्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनल्स बिकम द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। बेटा ये भी राइट है, अभी बताया मैंने आपको। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी स्टेटमेंट इज करेक्ट। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। अच्छा, मैक्सिमम में पहुंच गए हम, चलो क्वेश्चन नंबर 61 पे चलते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। ओके, अब यहां पे बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना इसको। कैसे करेंगे इसको, ब्रश बॉर्डर। अब ये कहीं ना कहीं टेक्निकली थोड़ा सा एनसीईआरटी के बाहर है, इट्स ए कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, बट यूजुअली जनरली बच्चों को पता होता है। पहला पॉइंट, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम पीसीटी, पीसीटी में विलाय होते हैं बेटा, तभी तो मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन हो पाता है पीसीटी से। तो इट्स ए राइट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट नहीं है। सीलेटेड एपिथेलियम ट्रैकिया, आप जानते हो पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक में सीलिया होता है जो डस्ट पार्टिकल्स को मूव करवाने में हेल्प करता है। तो इट्स राइट। सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी। अब ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। कंपाउंड एपिथेलियम फेरिंक्स, फेरिंक्स में कंपाउंड एपिथेलियम ही होता है, सूडोस्ट्रेटिफाइड होता है बेटा, ठीक है, सूडोस्ट्रेटिफाइड भी होता है और अपना स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम भी होता है, इसमें कंपाउंड होता है। तो इसका आंसर, अब ये कंट्रोवर्शियल है, इसका आंसर टेक्निकली मैं एलिमिनेशन से कर रहा हूं और इसका आंसर मैं लगा रहा हूं थर्ड, 61 का थर्ड लगा रहा हूं मैं। क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि मॉइस्ट सरफेस जो बकल कैविटी की होती है ऊपर, देखो स्क्वायमस एपिथेलियम वहां पे होगा जहां पे एक्सचेंज जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे आपके नेफ्रॉन में होता है, एल्वोलाई में होता है,
अब बकल कैविटी की सरफेस टफ होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, वहां पे आपको सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम मिलेगा। यूजुअली वहां पे आपको बेसिकली ये वाला एपिथेलियम नहीं मिलेगा। ओके, और कई लोग तो एनसीईआरटी में सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम पढ़ते भी नहीं है, इसीलिए मैंने बोला ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। बट नीट में अगर कोई कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आ रहा है तो कंक्लूजन पे मत आना बेटा। बाद में केस करके क्या होता है, नीट के एनटीए वाले जो होते हैं वो बायो में चेंजेस बहुत रेयर करते हैं, तो उस मोमेंट पे आपने क्वेश्चन लगाना है। इसीलिए मैं कुछ डिफेक्टिव क्वेश्चंस भी स्लाइड में डाल रहा हूं, पूरा परफेक्ट वीडियो दे दूंगा आपको। तो लाइफ परफेक्ट नहीं होती है, एग्जाम परफेक्ट नहीं होता है। अगर वहां पे ऐसे आ रहा है तो आपने कैसे डील करना है फेयर से, इसीलिए मैं आपके सामने करके बता रहा हूं। एलिमिनेशन से चलो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगा चलो आसपास का, तो वो क्वेश्चंस भी निकल जाएंगे और अपने 4 नंबर को बचा लोगे बेटा। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। 62 की बात करेंगे हम। 62, which of the following statement is correct? Okay, oogenesis is initiated during embryonic development stage, बिल्कुल सही। oogenesis जो होता है फीमेल्स में बिफोर बर्थ ही चालू हो जाती है। ओके, अगर मैं बोलूं 25th वीक में का जो फीटस होता है उसमें ये चालू हो जाती है, पर वो डेटा आपके एनसीईआरटी में नहीं है, पर हाँ ओवरऑल ये तो है कि हाँ ये चालू हो जाती है। At puberty, only 60 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी। ये भी पॉइंट सही है, प्यूबर्टी के टाइम पे इतने ही फॉलिकल्स रह जाते हैं, 1 से 4 लाख होते हैं, पर जब जब फीमेल बर्थ ले लेती है उसके बाद प्यूबर्टी तक आते आते इतने ही रिमेनिंग रह जाते हैं बेटा। सेकेंडरी फॉलिकल कंटेन सेकेंडरी oocyte, ये कहीं ना कहीं कॉन्ट्रोवर्शियल है। कहीं ना कहीं कॉन्ट्रोवर्शियल क्यों है? क्योंकि सेकेंडरी फॉलिकल जो होता है उसमें थिकल लेयर्स होते हैं, उसमें बेसिकली प्राइमरी oocyte होता है। तो ये तो भाई रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये मान के चलते हैं स्टेटमेंट रॉन्ग ही है। ओके, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो फोर्थ देख लेते हैं, पहली और सेकंड तो राइट है, फोर्थ स्टेटमेंट से हमारा आंसर लग जाएगा। फोर्थ स्टेटमेंट, चेंजिंग ऑफ सैनिटरी नैपकिन और पैड्स आफ्टर 4 to 5 आवर्स इज नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, या मेंस्ट्रुअल हाइजीन, सॉरी साइकिल नहीं हाइजीन, या इट्स राइट, इट्स नॉर्मल, ये तो नॉर्मल है, सबको पता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? 62 का सेकंड आंसर आएगा। शुरुआत कितनी शानदार हुई, ऐसा लगा कि पता नहीं क्या ही क्वेश्चन होगा, और एंड में कितना इजी क्वेश्चन निकला। इसीलिए पूरा क्वेश्चन विद लैंग्वेज प्रॉपरली सॉल्व करना, घर पे भी ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है, ऊपर ऊपर से मत करना, पेन चलाया करो बेटा। ओके, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। 63 की तरफ। 63, मैच द कॉलम 1 कॉलम 2, मैच द फॉलोइंग से, इसको भी हम ये फिर मैंने ज्यादातर क्वेश्चंस वही निकाले जो न्यूरल से आ रहे हैं। सेरिब्रम, सेरिब्रम क्या करता है बेटा? कंट्रोल विजन एंड हियरिंग, मेंटेनेंस बॉडी पोस्चर, साइड ऑफ इंटेलिजेंस, साइड ऑफ इंटेलिजेंस। ए का 4, अब ए का 4 दो जगह पे आ रहा है, देखते हैं। बी का 3, सी का 2, सी पे काम चलेगा। यहाँ पे ए का 4 दो जगह पे आ रहा है बेटा, तो सी से काम चलेगा। देखते हैं क्या आंसर आएगा इसका, करके देखो। सी का 1 और सी का 2, सी क्या है? हाइपोथैलेमस। सी का 1 क्या है? थर्मोरेगुलेशन। सी का 2 क्या है? कंट्रोल विजन हियरिंग। ना ना ना, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 4। तो अगेन देखो मैंने क्या करा है, दो ही ऑप्शन से इसको कर दिया। सारे मैच द फॉलोइंग नीट में ऐसे ही आते हैं। अगर वैसे भी आ गए तो आपको नॉलेज होनी चाहिए, दो का भी नॉलेज है तो भी आप कर लोगे। लकीली हमने मैक्सिमम क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग कुछ इस तरीके से ही पुट करें ताकि आप लगभग सारा कवर कर सको। फिजियोलॉजी से क्वेश्चंस में उन्हीं पार्ट से ज्यादा दे रहा हूं जहां पे बच्चा छोड़ देता है या उसको हल्के में लेता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात हो रही है। मैं चाहूं तो आपको सारे क्वेश्चन टफ दे सकता हूं और आपको दे दूंगा भाई टफ आएंगे क्वेश्चन, ये करो ये करो, ऐसा नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं, बार बार आते हैं। टफ क्वेश्चन का मतलब ये नहीं कि पूरे हमारे 45 क्वेश्चन टफ आ जाएंगे जोलॉजी में, तो इट्स ए स्कैम, यू कैन से दैट थिंग। और मैं 100 दे रहा हूं, उसमें लगभग सारे टफ, इजी, मीडियम सब कवर हो रहे हैं। ओके, मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 64। 64 की बात करते हैं बेटा। मैच द कॉलम, अगेन मैच द फॉलोइंग। ये अब क्वेश्चन कहां से उठाया हुआ है? ऑब्वियसली आपको दिख रहा होगा, बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, एप्लीकेशन वाले पार्ट से है। गोल्डन राइस, थोड़ी पहले बताया था मैंने आपको, गोल्डन राइस जो होता है रिच इन विटामिन ए होता है गोल्डन राइस। ओके, तो इसका आंसर फर्स्ट का बी आएगा। फर्स्ट का बी 3 में दे रखा है, अब ये ऐसे सॉल्व नहीं होगा। सेकंड देखते हैं, बीटी टॉक्सिन। बीटी टॉक्सिन क्या रिलीज करता है? ट्राई प्रोटीन। सेकंड का ए। अब इन दो में जंग है। थर्ड आरएनए आई, आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफेरेंस में क्या करते हैं हम? जीन साइलेंसिंग करते हैं। ओके, हम यहाँ पे बेसिकली एमआरएनए को साइलेंस करते हैं, एमआरएनए जीन साइलेंसिंग होती है।
तो इसका आंसर क्या आएगा? और फोर्थ तो फर्स्ट ट्रांसजेनिक का हुआ है रोजी, ओके, जो प्रोटीन रिच मिल्क दे रही है, तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा? फोर्थ का डी, तो इसका आंसर आएगा 64 का सेकंड। अब ये क्वेश्चन हुआ कैसे? ये क्वेश्चन ऑब्वियसली सारे ऑप्शन पढ़ के हुआ, अगर सारे ऑप्शन नहीं पढ़ते तो ये क्वेश्चन नहीं होता। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ओके। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट की बात करेंगे। एंडोस्केलेटन ऑफ कैलकेरियस ऑसिकल, एंडोस्केलेटन कैलकेरियस ऑसिकल का है, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल, development is direct, they are triploblastic and C-limit animal. Which of the following characteristic are correct for Echinodermata? आय हाय क्या प्यारा क्वेश्चन आया है ये। आपको पता लगाना है Echinodermata में कौन से स्टेटमेंट फिट बैठते हैं, ठीक है। देखिए हम समझते हैं कौन कौन से हमको आते हैं। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सी-लिमिट, बिल्कुल करेक्ट है, बहुत नीचे प्लेस होते हैं तो ये बिल्कुल करेक्ट है स्टेटमेंट, है ना। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, नहीं, Echinodermata में लार्वा भी बनता है तो ये रॉन्ग है, ठीक है। फिर देखते हैं फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, ये पॉइंट कंट्रोवर्शियल है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, सेक्सेस Echinodermata में सेपरेट होते हैं, ओके, ये रॉन्ग है, ओके। एंडोस्केलेटन ऑफ कैलकेरियस ऑसिकल्स बिल्कुल राइट है, एंडोस्केलेटन कैलकेरियस का बना होता है, ठीक है, ये करेक्ट है। और फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल, ये भी करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि लोअर ऑर्गेनिज्म में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल ही होता है, इंटरनल नहीं होता है। इसका मतलब इसके तीन ऑप्शंस हमारे करेक्ट आ रहे हैं, तो फिर हमारा आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा फर्स्ट। कंट्रोवर्शियल है, इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा देखो मैं भी अभी इसको समझ रहा हूं, आपके सामने सॉल्व कर रहा हूं तो समझने में टाइम लगता है। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करोगे तो डील कर पाओगे। जो फैक्चुअली रॉन्ग होते हैं उनको निकालो, इन क्वेश्चंस में अगर श्योर नहीं हो ना ट्राई भी मत करना, रिस्क लेना, सोच के लेना। मैंने रिस्क लिया है, अब ये आंसर राइट है ये तो आप कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को, है ना, ठीक है, रिस्क लिया, मेरे हिसाब से ये राइट आंसर है। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। 66 की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गिव्स वन करेक्ट एग्जांपल ईच ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन एंड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। अब इसमें से कौन सा एग्जांपल राइट है कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का, वो देखना है हमने 66 में। 66 का देखिए आप, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है? कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट अगर आपको पता हो तो, कन्वर्जेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर सेम फंक्शन, एनालॉगस ऑर्गन की तरफ जाता है वो। डाइवर्जेंट सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन, होमोलॉगस ऑर्गन की तरफ जाता है। तो पहले तो आपको कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। कन्वर्जेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स परफॉर्मिंग सेम टाइप ऑफ फंक्शन, कन्वर्ज हो रहे हैं। डाइवर्जेंट सेम ऑर्गेनिज्म परफॉर्मिंग डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन, डाइवर्जेंस। तो होमोलॉजी आती है डाइवर्जेंस में और कन्वर्जेंस में आता है एनालॉजी। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स। यार ये एनालॉगस ऑर्गन का एग्जांपल है, आप लोग जानते हो, दिस इज एग्जांपल ऑफ एनालॉगस। नेक्स्ट, बोन्स ऑफ फोर लिम्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। हाँ, तो हैंड ऑफ चीता, हैंड ऑफ ह्यूमन बीइंग, ये होमोलॉगस ऑर्गन है कि नहीं है? तो बेटा इसका टेक्निकली क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही राइट है। देखिए ये भी हो सकता है, आप देखोगे सर बाकी ऑप्शन भी राइट हो सकते हैं। देखिए नीट में अगर 4 ऑप्शन आ रहे हैं और आपका पहला ऑप्शन आप श्योर हो राइट है, बाकी 3 में भी कोई राइट होगा, तो आप अटेम्प्ट जरूर करना, क्वेश्चन छोड़ना मत, आप पहला लगा दो। अटेम्प्टेशन जरूरी है, क्वेश्चन मत छोड़ना, ठीक है। मैं बाकी ऑप्शन पढ़ ही नहीं रहा हूं अभी, क्या पता राइट भी हो सकते हैं, पर मेरे को पता है, मैं कॉन्फिडेंट हूं कि मेरा पहला ऑप्शन राइट है, तो मैंने पहले लगा दिया। इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को डील कर सकते हो। मैंने एनालॉजी होमोलॉजी समझी, उसके अकॉर्डिंग मेरा पहला ऑप्शन राइट है, दैट्स ऑल। छोड़ोगे देयर इज अ प्रॉब्लम, ओके। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। 67 की बात करेंगे। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। A deep cleft divides the cerebrum longitudinally into 2 halves which are termed as left and right hemisphere। देखिए बेटा अब हमको बताना क्या है, इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पहली स्टेटमेंट तो करेक्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो ये तो कहीं से भी इनकरेक्ट नहीं है। सेकंड देखते हैं हम, द सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज रिफर्ड टू एज ग्रे मैटर ड्यू टू द ग्रेइश अपीयरेंस। यस, बिल्कुल सही है, कॉर्टेक्स ग्रे मैटर होता है क्योंकि उसमें न्यूरॉन्स के एक्सोनल पार्ट होते हैं और जो मेडुला होता है वो व्हाइट मैटर होता है, क्योंकि उल्टा बोल दिया न्यूरॉन्स के वहां पे साइटोन पार्ट होते हैं, नीचे एक्सोनल पार्ट होते हैं, एक्सोन में माइलिन शीट होती है, इस वजह से वो व्हाइट मैटर होता है, ठीक है जी। तो 67 में 2 ऑप्शन तो हमारे करेक्ट आ रहे हैं। थर्ड, द सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंटेन्स मोटर एरिया, सेंसरी एरियाज एंड लार्ज रीजन दैट आर नीदर क्लियरली
सेंसरी नॉर मोटर, बिल्कुल सही पॉइंट है, जनरल स्टेटमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। द फाइबर्स ऑफ द ट्रैक आर नॉट कवर्ड विद माइलिन शेथ कॉन्स्टिट्यूट द इनर पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर। इनर पार्ट में माइलिन शेथ नहीं होती है, मैंने अभी बताया इनर पार्ट में माइलिन शेथ होती है तभी तो व्हाइट मैटर बनेगा, पर मैं इसको डाउट में रख देता हूं। फोर्थ, फिफ्थ, हाइपोथैलेमस लाइज एट द बेस ऑफ थैलेमस, बिल्कुल हाइपो का मतलब ही बेस होता है, तो ये राइट है बेटा। तो इसमें एक ही स्टेटमेंट रॉन्ग है, वो है ये वाली, क्योंकि इनर पार्ट में व्हाइट मैटर होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा? वन। ओनली वन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तभी कर पाओगे जब आपको सबकी नॉलेज होगी। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। 68, द टू माइक्रोब्स फाउंड टू बी वेरी यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग आर। अरे वाह, ये तो आसान क्वेश्चन है। रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी में कौन से माइक्रोब यूज हो रहे हैं बेटा? ई कोलाई एंड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिकेशन। ई कोलाई तो आप जानते हो, आप यूज करते हो इसको नॉर्मली, हमने बायोटेक्नोलॉजी में जो पीवीआर 322 बनाया ई कोलाई से ही उठा के बनाया, ओके। और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिकेशन जो है वो तो नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर है प्लांट्स का। प्लांट्स के अंदर एज ए वेक्टर हम एग्रोबैक्टीरियम को यूज करते हैं, एनिमल्स में हम रेट्रोवायरस को यूज करते हैं, और ई कोलाई को तो ई कोलाई की हेल्प से तो हमने चालू करी है बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। दो जो ऑर्गेनिज्म है जो हेल्पफुल है यहाँ पे, ये ई कोलाई और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिकेशंस हैं, ठीक है बेटा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। 69 पे बात करते हैं, ओके। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगेन आप देखो, इस बार इस स्लाइड में अगर आप इस वीडियो में देख रहे हो तो हमने ज्यादातर वही क्वेश्चन डील करे हैं जहां पे बार बार बच्चा फंसता है। हाउ मैनी गिवन स्टेटमेंट करेक्ट, तो अगेन हम यहाँ पे इसी डील करेंगे। बहुत सारे कॉन्सेप्ट निकलते हैं यहां से। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ए मसल टेक्स प्लेस बाय द स्लाइडिंग ऑफ थिक फिलामेंट्स ओवर थिन फिलामेंट्स। तो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है, वो कैसे हो रही है? जब थिक फिलामेंट थिन फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करता है। रॉन्ग। थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करता है बेटा, इट्स ए रॉन्ग स्टेटमेंट। हमको क्या बताना है यहाँ पे? करेक्ट बतानी, तो ये तो रॉन्ग है, पहली स्टेटमेंट तो रॉन्ग है, ठीक है। अब मोटर न्यूरॉन अलोंग विद द मसल फाइबर्स कनेक्ट टू इट कॉन्स्टिट्यूट अ मोटर यूनिट। तो मोटर न्यूरॉन क्या बताया गया इन्होंने कि जो मसल फाइबर से कनेक्ट हो रहा है वहां पे एक मोटर यूनिट बन रही है। टेक्निकली इट्स राइट, इट्स नॉट रॉन्ग एट ऑल, इट्स राइट, पता लग रहा है। मोटर न्यूरॉन जानते हो ना, जो सिग्नल ब्रेन से बॉडी में ट्रांसफर करता है, ओके। Utilizing the energy from ATP hydrolysis, the myosin head binds to the exposed active sites on actin to form a cross bridge. It's also right. बिल्कुल स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी का इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, है ना। फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं। मसल कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स ए रेड कलर ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। बेटा हीमोग्लोबिन नहीं होता, मायोग्लोबिन होता है, तो ये भी रॉन्ग है। तो इस क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? 2, क्योंकि उन्होंने करेक्ट स्टेटमेंट ही पूछी है। बहुत इंटरेस्टिंग, इस पूरे वीडियो में हमने करेक्ट इंटरेक्ट कितने क्वेश्चन करे हैं बेटा, यही बच्चे को कंफ्यूज करते हैं। इसको आधार मान के प्रैक्टिस करना बेटा, ओके। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 70 AR, बैरियर मेथड प्रिवेंट्स कंसेप्शन। हाँ, कंसेप्शन मतलब कोइटस, तो बैरियर मेथड कंसेप्शन को प्रिवेंट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। बैरियर में क्या आता है? कॉन्डम्स, फेमिडोम्स आते हैं, ये कहीं ना कहीं मीटिंग से बचाते हैं, ठीक है। These prevent the physical meeting of sperm and ova, बिल्कुल सही। बैरियर मेथड फिजिकल मीटिंग बचाते हैं, तो क्या ये राइट है? बिल्कुल राइट है। क्या रीजन राइट है? राइट है। क्या ये सब एक्सप्लेन कर रहा है? कॉन्सेप्शन को रोकने से बचा रहा है। कैसे बचा रहा है? स्पर्म और ओवा को मीट होने से रोक रहा है। क्या ये जो बात बोली है राइट है? जी हाँ, राइट है। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा? इसका आंसर आएगा फर्स्ट, बोथ ए एंड आर इज करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ, ठीक है। 71 की बात करते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर स्केलेटल मसल्स, ठीक है। स्केलेटल मसल्स से फिर आ गए हम, है ना। तो देखते हैं इसको कैसे करना है, लेट्स सी, ठीक है। closely associated with skeletal components of the body, skeletal muscles are closely associated with skeletal system। क्या ये करेक्ट है, इनकरेक्ट है? आई थिंक सो करेक्ट है, क्योंकि स्केलेटल मसल को स्केलेटल मसल क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो स्केलेटल से कनेक्टेड होता है। दे हैव ए स्ट्राइप्ड अपीयरेंस,
अंडर द माइक्रोस्कोप एंड हेंस आर कॉल्ड एज अनस्टेटेड मसल। ये पॉइंट ही गलत है, ये पॉइंट ही गलत है। स्ट्राइप्ड अपीयरेंस होता है तो इनको स्ट्रेटेड मसल फाइबर बोलेंगे, अनस्टेटेड नहीं बोलेंगे। तो यहां पे आपका लॉजिक निकल जाता है, हमारी 3 तरह की मसल्स होती है बेटा, स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड, है ना। वैसे स्ट्रेटेड भी 2 तरह की होती है देखा जाए, आपकी स्केलेटल मसल स्ट्रेटेड है, आपकी कार्डियक मसल भी स्ट्रेटेड है। पर फर्क इतना है कि स्केलेटल मसल सिंसाइटियम कंडीशन में है, मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन में है, जबकि आप बात करोगे दूसरे पार्ट की, कार्डियक मसल जो होता है वो भी स्ट्रेटेड है पर वो यूनि न्यूक्लिएटेड कंडीशन में है। और स्मूथ मसल फाइबर तो आप जानते ही हो, स्मूथ तो अनस्ट्रेटेड होती है और वो इनवॉलंटरी भी होती है। तो इस क्वेश्चन को तो सीधा कर सकते हैं आप, सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। 72, मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग आ गया है, देखते हैं। पाइला, बॉम्बेक्स, प्यूरोब्रैकिया, टीनिया, एनिमल किंगडम से उठाया हुआ क्वेश्चन है। तो फ्लेम सेल्स, फ्लेम सेल्स किसमें होते हैं? ये बेसिकली प्लैटीहेल्मिन्थ्स के एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। इसमें से प्लैटीहेल्मिन्थ्स का ऑर्गेनिज्म कौन है? टीनिया, सोलेनियम, मतलब टैपवॉर्म। तो डी का 1 आएगा भाई, 3 में डी का 1 है, तो ये आसानी से सॉल्व नहीं होने वाला है, टाइम लगेगा इसको। पाइला, पाइला ग्लोबुसा जो होता है ये मोलस्का में होता है, ठीक है, मोलस्का के अंदर होता है। और इसमें रेगुलर रेस्टिंग ऑर्गन होता है, एक का थर्ड यहां पे भी आ रहा है, यहां पे भी आ रहा है। अभी भी सॉल्व नहीं हो रहा, देखो कुछ जिद्दी मैच द फॉलोइंग फंसते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं बॉम्बेक्स, बॉम्बेक्स मोराई जो होता है आपका सिल्क वॉर्म है, इंसेक्ट में आता है। तो उसमें क्या होती है? कॉम्प्लेक्स या फिर मालफ्यूजन ट्यूब्यूल्स, बिल्कुल उनमें होती है मालफ्यूजन ट्यूब्यूल्स, एक्सक्रीशन में पार्टिसिपेट करती है। और प्यूरोब्रैकिया टीनोफोरा में आता है, तो उसमें कॉम्प्लेक्स होती है। तो बी का आपका 4 आएगा, तो ए का 3, बी का 4। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा? फर्स्ट आएगा। तो 72 का आंसर क्या आएगा? फर्स्ट आएगा। ये अगेन मैच द फॉलोइंग था, बट आसानी से हो रहा था क्या? नहीं, लॉजिक लगता है। तो जितना ज्यादा आप पढ़ोगे चीजों को, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन से कितना दिमाग खुलता है बेटा। और रटने नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करा करो, सॉल्व जैसे मैं अभी सॉल्व कर रहा हूं, तभी समझ में आएगा बेटा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं। 73 अगेन मैच द फॉलोइंग आ गया है बेटा, मजेदार है, देखते हैं। बड़ा मैच द फॉलोइंग देख के डरना मत, ध्यान देना। एनिमल किंगडम का है इस बार मैच द फॉलोइंग, लगभग एनिमल किंगडम हमने मैच द फॉलोइंग से ही करी है बेटा, और नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। तो आपको काफी डिफरेंट तरीके के मैच द फॉलोइंग मिल रहे हैं यहाँ पे। चलो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक दे रखी है, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म के बारे में दे रखा है। चलो समझते हैं इसमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म हम जानते हैं। टीनिया ले लेते हैं, फ्लैटबॉर्म से देखते हैं। क्या फ्लैटबॉर्म ट्रिप्लोब्लास्टिक है? जी हाँ, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। क्या फ्लैटबॉर्म सीलेमेट है? नहीं, असीलेमेट है। तो देखते हैं यहाँ पे ट्रिप्लोब्लास्टिक, असीलेमेट वगैरह कुछ दे रखा है कहीं? ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलेमेट दे रखा है, ट्रिप्लोब्लास्टिक सूडोसीलेमेट दे रखा है। तो यार सूडोसीलेमेट दे रखा है, सूडोसीलेमेट सिर्फ एक में ही होता है, वो कौन सा है? नेमाटोड्स, राउंड वॉर्म्स। क्या है एग्जांपल इसका? बुकरेरिया। तो बी का 1 आ रहा है बेटा, बी का 1 2 जगह पे आ रहा है, मतलब इजीली गिव अप नहीं करेंगे ये, और क्वेश्चन करना पड़ेगा हमको। कुकुमेरिया किसमें होता है? कुकुमेरिया आपका होता है इकाइनोडर्मेटा में, सी कुकुम्बर बोलते हैं। तो इसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलेमेट रेडियल सिमेट्री होती है। डी का 3 यहाँ पे आ रहा है। तो चलो भैया हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हुआ, इसका आंसर आएगा 4। पर सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं। मेलानोग्लोसिस कहाँ पे होता है? हेमिकॉर्डेटा में होता है। हाइड्रा कहाँ पे होता है? सेकंड फाइलम जो आपका आता है टीनोफोरा, नाइडेरिया सिलेंट्रेट्स, ओके। और बाकी तो मैंने आपको बता दिया। तो ये क्वेश्चन अगेन एनिमल किंगडम का है और टफ क्वेश्चन था, आसान नहीं है बेटा ये। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करेंगे बेटा। 74, which of the following characteristic is incorrect with respect to cockroaches? इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा है एनसीईआरटी का, कॉकरोचेस इजीली होता नहीं है। तो देखते हैं जरा, कॉकरोच को करने की कोशिश करते हैं। एनिमल टिश्यूज में आता है बेटा ये, कॉकरोच एंड फ्रॉग। A ring of gastric caecae is present at the junction of midgut and hindgut. मिडगट और हाइंडगट के बीच में गैस्ट्रिक सीके होता है। देखिए कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम 3 पार्ट में डिवाइड होता है, फोरगट, मिडगट, हाइंडगट। फोरगट और हाइंडगट, मिडगट के बीच में हेपेटिक सीके होता है, मिडगट और हाइंडगट के बीच में होती है माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स। तो भाई देखा जाए तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट दिख रहा है। हेपेटिक सीका या गैस्ट्रिक सीका आपका मिडगट और हिंडगट में मैंने क्या बताया? माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स होती है। तो देखा जाए तो पहला ही ऑप्शन आपका रॉन्ग आ रहा है।
बाकी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। द हाइपोफैरिंक्स लाइज विद इन द कैविटी एनक्लोज्ड बाय माउथ पार्ट्स, यस। कॉकरोच में हाइपोफैरिंक्स का काम क्या है? दे बिहेव लाइक अ टंग, है ना। इन फीमेल द 7th एंड द 9th स्टर्ना टुगेदर फॉर्म्स द जेनिटल पाउच, बिल्कुल सही है। एक पाउच बनता है फीमेल में लोअर साइड में, एग चैम्बर जिसको हम कहते हैं। 7th लास्ट होता है, 8th 9th फ्यूज होकर बनाते हैं इसको। 10th एब्डोमिनल सेगमेंट इन बोथ सेक्सेस बियर ए पेयर ऑफ एनाल सरसाई, बिल्कुल सही है। ऊपर डॉर्सल एरिया में होता है और 10 सेगमेंट दोनों में होता है, इसलिए एनाल सरसाई भी दोनों में होता है, जबकि एनाल स्टाइल सिर्फ मेल में होता है। तो इसका आंसर फर्स्ट रॉन्ग है भाई, फर्स्ट इसका आंसर है, इट विल बी द आंसर, बिकॉज गैस्ट्रिक सीका आपका फोर गट और मिड गट के अंदर होता है। ठीक है बेटा, मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन इस स्लाइड का। इन द फ्रॉग भी आ गया आपके लिए, फ्रॉग भी दे दिया है आपको। रीनल पोर्टल सिस्टम इज ए स्पेशल वेनस कनेक्शन दैट एक्ट्स टू लिंक। अब रीनल पोर्टल सिस्टम होता क्या है ये समझना है आपने। पोर्टल सिस्टम क्या होता है? ह्यूमंस के अंदर भी होता है। देखिए पोर्टल सिस्टम का मतलब होता है, पोर्टल सिस्टम बोलता है कि नॉर्मल सर्कुलेशन कैसा होता है, हार्ट से ब्लड गया बॉडी को बाय द हेल्प ऑफ आर्टरी, बॉडी से हार्ट को आया बाय द हेल्प ऑफ वेन, दिस इज ए नॉर्मल सर्कुलेशन। पोर्टल में क्या होता है, हार्ट से ब्लड गया बॉडी को एट्रिया के थ्रू या एट्रियम के सॉरी आर्टरीज के थ्रू, और बॉडी से ब्लड हार्ट को ना जाके किसी और ऑर्गन पे चला गया वेन के थ्रू, और यहां से फिर वो हार्ट पे गया वेन के थ्रू। तो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में ब्लड जा रहा है, इसको बोलते हैं पोर्टल में। ये है पोर्टल सर्कुलेशन, जहां पे ब्लड डायरेक्टली हार्ट में जाके किसी ऑर्गन से होता हुआ जा रहा है। तो वही हमारे अंदर दो पोर्टल सिस्टम होते हैं, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम लीवर वाला, और हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम पिट्यूटरी ग्लैंड वाला। और रीनल पोर्टल सिस्टम हमारे अंदर इनकम्प्लीट होता है या होता ही नहीं है, कह सकते हो आप। फ्रॉग में रीनल पोर्टल सिस्टम होता है, किडनी से एसोसिएटेड। तो इसका क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि रीनल पोर्टल सिस्टम फ्रॉग में किसको लिंक कर रहा है, तो इट लिंक्स किडनी एंड द लोअर बॉडी पार्ट। यस, किडनी और इंटेस्टाइन का कोई लिंक नहीं है बेटा, इंटेस्टाइन अलग है, किडनी अलग है, पर किडनी और लोअर बॉडी पार्ट्स को ये लिंक करता है। लीवर और किडनी का भी कोई लिंक नहीं। तो इसका आंसर क्या आएगा, फर्स्ट आएगा। कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है पर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, रीनल पोर्टल सिस्टम आपको पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो आज का वीडियो है यहां पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी क्वेरीज होगी मेरे से भी क्या पता मिस्टेक हो, क्योंकि मैं भी आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैंने परफेक्टली आंसर रखे हुए हैं वो कर रहे हैं। आई एम सॉल्विंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू। तो जस्ट टू मेक यू बिलीव कि आप भी कर सकते हो। अगर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आएगा या बेकार क्वेश्चन आएगा तो नर्वस होगे, तो मैं भी आपके सामने ही अटका हूं, आपके सामने हैंडल करी चीजों को, आपने भी ऐसे हैंडल करनी है। बैक ऑफ नहीं आना है, हिम्मत रखनी है और अपनी नॉलेज पे ट्रस्ट रखना है, अपने ब्रेन पे ट्रस्ट रखना है। आई होप आप अच्छी तरह कर पाओगे इस चीज को। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे मैं अपने वीडियो को एंड करता हूं और बहुत जल्द मैं रिमेनिंग 25 क्वेश्चंस की वीडियो लेके आपके आ रहा हूं। और डोंट फॉरगेट कि AITS आपने ज्वाइन करना है और फ्री के 5 टेस्ट देने हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर प्रैक्टिस, और ढंग से प्रैक्टिस करनी है बेटा। चलिए, बाय बाय ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे बेटा, टेक केयर बेटा।